हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 10 दैट इज ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग को हम सिंपल भाषा में समझें तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा जो फाइनल आउटकम हो या फाइनल परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन को हम ट्रेनिंग बोलते हैं, राइट। एंड डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है ऐसे मेथड्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को अपनाना जिससे जो पर्सन है अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर लेता है ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी हो। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं या ये जो मेथड्स होती है इलीगल होती है, राइट। नेचुरली जो एफिशिएंसी है पर्सन की उसको उस बेसिस पे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इन सब्सटेंसेस का यूज़ करके या इन मेथड्स का यूज़ करके जो पर्सन है अपनी नेचुरल एफिशिएंसी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए ये जो सब्सटेंसेस हैं या ये जो मेथड्स हैं वो बैन है, ये इलीगल है। इसलिए आए दिन हम पेपर में पढ़ते भी हैं कि सो एंड सो स्पोर्ट्स पर्सन को निकाल दिया गया है टूर्नामेंट से क्योंकि उसने डोपिंग का इस्तेमाल किया था। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड द साइड इफेक्ट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टू टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? याद नहीं रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन को हम ट्रेनिंग कहते हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सिंपल भाषा में, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। और वो शेड्यूल क्यों बनाया गया है? ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, आपकी फाइनल परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे आए। एंड उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए या बनाने के लिए आप कुछ मेथड्स को अपनाओगे कि मुझे सो एंड सो बजे उठना है, जगना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस टेक्निक को अपनाना है। बहुत सारी मेथड्स को आप अपनाओगे, राइट। तो वैसे ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है? एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। एंड इसमें बहुत सारे मेथड्स को अपनाया जाता है ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी मोटर स्किल्स को अच्छा कर सके, अपने बिहेवियर को अच्छा कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके, है ना। तो यही तो होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्यों होती है? फॉर अचीविंग अ गोल। और यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स को अपनाया जाता है ताकि वो अपनी मोटर परफॉर्मेंस अच्छी कर सके, यानी बोन्स की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको अच्छा कर सके, एबिलिटी टू एक्ट एंड बिहेव अच्छा कर सके। हमने शुरुआत के चैप्टर में भी पढ़ा है, चैप्टर 9 में भी पढ़ा है कि फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ मेंटल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यही होती है, एक प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस होती है गोल को अचीव करने के लिए। इसमें बहुत सारे मेथड्स का यूज़ होता है ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मोटर स्किल्स अच्छी कर सके और एक्ट और बिहेव अच्छे से करे। तो वही होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब आगे बढ़ने से पहले कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, इन सबको ऐसे कोई मन में याद नहीं करना है बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसको आप याद करोगे, उसके बेसिस पे आप इन प्रिंसिपल को याद करोगे, राइट। ये समझ लो कि आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। तो आप क्या करोगे? कंटिन्यूस पढ़ोगे, रोज़ पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, फिर 10 दिन बाद पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 दिन और पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना है, यानी रोज़ पढ़ना है। उसके बाद अगर आप आज 1 घंटे पढ़ रहे हो तो कुछ दिन आप 1 घंटे ही पढ़ोगे, उसके कुछ दिन बाद आप 1.5 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आप 2 घंटे भी पढ़ोगे अगर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो धीरे धीरे हमको लोड को बढ़ाना है, राइट। यही होता है। उसके बाद मेरी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से अलग होगी। हो सकता है मेरे कुछ सब्जेक्ट वीक हों लेकिन वो आपके अच्छे हों और आपके जो वीक हों वो मेरे अच्छे हों। तो मुझे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को टाइम देना है और आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस हो गए, तो उसके बेसिस पे हमको ट्रेनिंग करनी है। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स मेरा वीक है तो मैं बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ही नहीं करूँ क्योंकि वो मेरे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे हर सब्जेक्ट के लिए पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट वीक है या जिसमें मुझे ज़्यादा नंबर अचीव करने हैं उसमें मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। तो जनरल एंड स्पेसिफिक का मतलब है कि हर बॉडी पार्ट को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ट्रेन करना है। उसके बाद जो मेरा स्पेसिफिक स्पोर्ट है मैं उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करूँगी, राइट।
तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहता है कि सपोज एक कोच है और एक प्लेयर है, तो कोच कितना भी अच्छा सिखा दे, अगर प्लेयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, वो खुद सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सिमिलरली अगर कोच का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन प्लेयर सीखना चाहता है, तो अगर कोच एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है तो क्या वो जो प्लेयर है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दोनों का, कोच का और प्लेयर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी का मतलब है कि अलग अलग टाइप से ट्रेनिंग कराना चाहिए। कभी इन्वायरमेंट को बदल दिया, कभी साथी जो हैं जो साथ में ट्रेन करें उनको बदल दिया, या जो टेक्निक है उनको बदल दिया। रोज़ रोज़ एक ही टाइप की ट्रेनिंग से व्यक्ति बोर हो जाता है, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, तो ये तो हमने हमेशा ही पढ़ा है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बॉडी हमारी थोड़ी सी वार्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड वो जो मेन एक्टिविटी है उसको करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड कूल डाउन का मतलब है कि जब एक्टिविटी ख़त्म हो गई उसके बाद हमको स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा आराम भी देना है ताकि जो बॉडी है वो कूल डाउन कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, इसका मतलब यह है कि रोज़ रोज़ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन के बीच में छुट्टी भी दे सकते हैं ताकि जो बॉडी है वो रेस्ट करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्पोर्ट्स पर्सन को रेस्ट एंड रिजुविनेट का भी टाइम मिले, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट करती है तो वो अपने आप को रिपेयर करती है, राइट। अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ते ही जा रहे हैं, सो भी नहीं रहे, तो हमारे ब्रेन में फिर एक टाइम के बाद चीज़ें जाना बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट ज़रूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी कहता है कि ट्रेनिंग करिए लेकिन फिर रेस्ट का भी टाइम लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग करते जा रहे हैं लेकिन मेन मकसद हमारा यही है कि हमारी जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। यानी हम पढ़ते ही जा रहे हैं तो मेन मकसद हमारा ये है इंश्योर करना कि फाइनल में फिर 90+ मार्क्स ही आए। द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग किस प्रकार की हो रही है उसके बेसिस पे साइकिल होती है कि 1 महीने ट्रेनिंग करनी है या 3 to 6 वीक्स की ट्रेनिंग करनी है या कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, उसको साइकिल बोला गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल जो होती है यानी ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो अलग हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको याद कैसे रखोगे कि आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, आप रोज़ पढ़ोगे, आप धीरे धीरे लोड को बढ़ाओगे, आप रेस्ट एंड रेजुविनेट भी करोगे, आप वेराइटी ऑफ टेक्निक्स को फॉलो करोगे, आप हर सब्जेक्ट को पढ़ोगे फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, राइट। एकदम से लोड को नहीं बढ़ाओगे। तो जब आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप रोज़ अगर जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए तो फिर आपको रोज़ अच्छे से जाना होगा। ऐसा नहीं कि 1 दिन गए फिर 2 दिन नहीं गए फिर 4 दिन गए फिर 10 दिन नहीं गए, फिर बोलोगे कि एब्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बॉडी क्यों नहीं बन रही है। तो स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ट्रेनिंग में ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी जाए, बीच में ब्रेक नहीं दिए जाए, क्योंकि अगर ब्रेक दिए जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी उसकी हार्म हो सकती है, कम हो सकती है। और अगर बीच में इंटरवल दे भी रहे हो तो कम टाइम के लिए दो या छोटे दो। It states that training should be a continuous process. There should not be any break. Discontinuity of training reduces the physiological capacity of a sports person. और अगर इंटरवल दिए भी जा रहे हैं तो they should not be too long. Simple. Next is the principle of overload. तो principle of overload कहता है कि जो लोड है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे मैंने बोला कि आज अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो जब हम 1 घंटे को पढ़ने में अडेप्ट हो जाए कि हम 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हैं, तो फिर हमको धीरे धीरे 1.5 घंटे पढ़ने की आदत डालना है, फिर धीरे धीरे 2 घंटे की डालना है। तो ओवरलोड यही कहता है कि हमको धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है। जैसे कोई वेट लिफ्टर है, वो आज 50 किलो उठा रहा है, तो 2-3 दिन या कुछ हफ्ते वो 50 किलो उठाएगा, फिर धीरे धीरे 60 किलो उठाएगा, फिर धीरे धीरे 70 किलो उठाएगा। ऐसे उसे ट्रेनिंग देनी है, लोड को बढ़ाना है ताकि हमारी जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है स्पोर्ट्स पर्सन की, वो बढ़े।
The principle of overload states that there should be greater than normal load on the body as required. It means that training load should be increased for improving the performance. The training load should be increased after the adaptation of previous training load. जैसे कि हमने बात करी थी कि जब मैं 1 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, अडेप्ट हो चुकी हूँ, उसके बाद ही अगर मैं 1 घंटे ठीक से पढ़ सकती हूँ, उसके बाद ही मैं 1.5 घंटे पढ़ने की ट्रेनिंग दूंगी खुद को. वैसे ही जब वेट लिफ्टर 50 किलो आराम से उठा सकता है, उसको अडेप्ट कर लिया उसने, उसके बाद ही हम उसको 60 किलो उठाने के लिए देंगे. तो लोड तभी बढ़ाना है जब पिछले लोड को उठाने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अडेप्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है. जैसे कि इंड्योरेंस बढ़ाना हो तो मसल को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, राइट. इंड्योरेंस का मतलब क्या है? थकान की कंडीशन में भी अगर हम काम कर सकते हैं तो उसको इंड्योरेंस बोलते हैं. तो एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़ेगा, एकदम से एंड्योरेंस नहीं बढ़ता. जैसे कि जो रेसेस होती हैं, दौड़ना रहता है जिसमें, उसमें लंबी लंबी जो रेसेस होती हैं मैराथन टाइप, तो उसमें एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो एंड्योरेंस को धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हैं, राइट, एकदम से नहीं बढ़ा सकते. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. तो जैसे कि हमने बात करी थी कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक हो सकते हैं, बाकी वो आपके अच्छे हो सकते हैं, आपके कुछ वीक हैं वो मेरे अच्छे हो सकते हैं. तो ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है. वैसे ही जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो एथलीट होता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है. तो उनको अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार हम ट्रेनिंग देते हैं. जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ स्पीड अच्छी हो सकती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी, ज़्यादा दी जाएगी. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो आपको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी. तो यही है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कि आपकी कैपेसिटी अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है, और हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए. हम 2 लोग एक जैसी ट्रेनिंग नहीं कर सकते. According to this principle, every sports person is different due to individual differences. So, a training program should be modified to take individual differences into following consideration. Large muscles heals lower than small muscles. Fast movements require more recovery time than slow movement. तो हमारी मसल्स में भी जो लार्ज मसल्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होती हैं, जो स्मॉल मसल्स है वो जल्दी ठीक हो जाती हैं. तो हमारी मसल्स को भी अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम लगता है ठीक होने के लिए. वैसे ही जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी बॉडी अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो अलग हो सकती है. तो उनके बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए. किसी की स्ट्रेंथ स्पीड अच्छी हो सकती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है प्लस पर एंड्योरेंस अच्छा नहीं है. तो उनके बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए. हमारा अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन. तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर हमको कोई भी बॉडी पार्ट को स्पेसिफिकली डेवलप करना है, या जैसे मैं बॉक्सर हूँ तो मुझे हैंड मसल ज़्यादा डेवलप करना है, हैंड को ज़्यादा डेवलप करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पैरों की फिटनेस पे ध्यान नहीं दूं या मैं अपनी बाकी फिटनेस पर ध्यान नहीं दूं. तो जनरल और स्पेसिफिक प्रिपरेशन ये कहती है कि कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने से पहले हमको जनरल प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या स्पेसिफिक सिस्टम को डेवलप करना है, उससे पहले जो मेरी जनरल फिटनेस है वो पूरी होना चाहिए. क्योंकि जनरल फिटनेस जो होगी या जनरल प्रिंसिपल जो होगा, जनरल प्रिपरेशन जो होगी वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन का बेस बनेगी. जैसे कि अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो जो बेस है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे ही अगर मैं कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन यानी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को डेवलप करना चाहती हूँ तो उससे पहले मेरी जो जनरल फिटनेस है यानी मेरा हर बॉडी पार्ट, मेरा हर सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड होना चाहिए, फिट होना चाहिए. उसके बाद जो स्पेसिफिक ऑर्गन है मुझे उसे डेवलप करना चाहिए. तो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बोथ द जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशंस आर इक्वली सिग्निफिकेंट. क्योंकि जो जनरल प्रिपरेशन होती है वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन का बेस बनती है. right? The general preparation increases the functional capacity of all the body systems and organs. तो पहले मेरे body systems की सारे ही system की सारे ही organs की general fitness होनी चाहिए. उसके बाद जो specific organ मुझे develop करना है उसकी preparation होनी
चाहिए. Specific preparation is then further required to improve those systems and organs on which the performance of sports person directly depends. जैसे कि अगर मैं अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखूंगी, the speed improved through running will also be beneficial in फुटबॉल. जैसे मैं अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर रही हूँ, दौड़ के स्पीड, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी स्पीड भी अच्छी होती है, हमारा एंड्योरेंस भी अच्छा होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है. तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई है रनिंग के दौरान, वो एक फुटबॉलर को अपने मैच में भी काम आएगी, अपनी परफॉर्मेंस में भी काम आएगी. तो बोलने का ये मतलब है कि पहले सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनकी जनरल फिटनेस को डेवलप करो. उसके बाद अपने स्पोर्ट के अनुसार जिस भी ऑर्गन या जिस भी सिस्टम को हमको डेवलप करना है उस पर हम ज़्यादा ट्रेनिंग दें. राइट? तो यही था द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या कहता है? ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड से. प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या कह रहा था कि हमको धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है. जैसे हमने वेट लिफ्टर वाली देखी थी कि आज 50 किलो उठा रहा है तो एक वीक बाद 60 किलो उठाएगा, जब वो 50 किलो उठाने के लिए अडेप्ट हो जाएगा. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या कहता है? बहुत फ्रीक्वेंटली लोड को नहीं बढ़ाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ओवरलोड शुड नॉट बी इंक्रीज्ड टू रैपिडली. लोड को बहुत जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज इंजरी हो सकती है. जैसे कि आज मैं वेट लिफ्टर से 50 किलो उठवा रही हूँ और कल ही मैं उससे 60 किलो उठवाऊँ, तो ये सही नहीं है. ओवरलोड को इंक्रीज तो करना है लेकिन बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो सकती है. तो यही कहता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन कि ओवरलोड को बढ़ाए तो सही लेकिन बहुत जल्दी ना बढ़ाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो सकती है. और अगर हम टारगेट जोन से ज़्यादा उसको ट्रेनिंग देंगे या उस पर ओवरलोड देंगे तो वो डेंजरस हो जाएगा. इसीलिए द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑल्सो मेक्स अस रियलाइज द नीड फॉर प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी. सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन बहुत ही प्यारा सा प्रिंसिपल है. वो कहता है कि ओवरलोड बढ़ाओ लेकिन बहुत जल्दी मत बढ़ाओ कि आज 1 घंटे पढ़ रहे तो कल से ही 5 घंटे पढ़ें. जल्दी ओवरलोड बढ़ाने से इंजरी हो सकती है, डेंजर होता है ये. राइट? एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ये भी कहता है कि आराम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद आराम की ज़रूरत है ताकि बॉडी अपने आप को रिपेयर. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए दोनों ही पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी पढ़ाने में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपका भी सीखने में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी तो बेनिफिट होगा. राइट? अगर मैं बहुत अच्छे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ नहीं रहे हो, या आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और मैं ढंग से पढ़ा नहीं रही हूँ, तो लॉस होगा. तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यही कहता है कि जो कोच है और जो प्लेयर है दोनों का ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट गेम में होना चाहिए, स्किल्स को सीखने में होना चाहिए और सिखाने में होना चाहिए. Right? The performance of an athlete is the result of athlete's efforts and coach skill. The principle of active involvement means that for an active training program, the athlete must participate actively and willingly. तो कोच बहुत अच्छी टेक्निक सिखा रहा है लेकिन प्लेयर सीखना ही नहीं चाहता है, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या सीख पाएगा? नहीं. तो दोनों ही पार्टीज का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली एथलीट का. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी यही कहता है कि अगर हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो उसकी ट्रेनिंग को बदलाव की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि व्यक्ति बोर हो जाता है. जैसे हम रोज़ एक ही खाना नहीं खा सकते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति रोज़ सेम ट्रेनिंग नहीं कर सकता है. तो उसके ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर दो, ट्रेनिंग की टेक्निक्स अलग कर दो, इन्वायरमेंट अलग कर दो, या जो उसके साथ ट्रेन करते हैं उन लोगों को थोड़ा बदल दो. तो एक वैरायटी ला दो ट्रेनिंग में, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका इंटरेस्ट बना रहे. ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड लोड एंड रिकवरी कैन बिकम बोरिंग फॉर बोथ द एथलीट एंड द कोच. तो ट्रेनिंग दोनों के लिए बोरिंग हो सकती है, कोच के लिए भी, एथलीट के लिए भी. सो अ सक्सेसफुल कोच शुड बिल्ड इन वेराइटी इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेंटेन द इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन. तो ट्रेनिंग में जो एथलीट है उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जो कोच है वो क्या कर सकता है? चेंज एंड वैरायटी में बी डन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का जो नेचर है, जिस टाइप की एक्सरसाइज हम कराते हैं उसको चेंज कर सकते हैं.
जिस टाइम पे एक्सरसाइज कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ट्रेनिंग ग्रुप, जिस ग्रुप में वो करता है उसको बदल सकते हैं, या फिर जहाँ पे करवा रहे जो इन्वायरमेंट है उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। तो वार्म अप का मतलब क्या है कि मेन एक्टिविटी या ट्रेनिंग को करने से पहले बॉडी को वार्म अप कराया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, वो मेन एक्टिविटी को करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और कूल डाउन का मतलब क्या है कि जब सब कुछ ट्रेनिंग अच्छे से हो गई है उसके बाद बॉडी को कूल डाउन होने का भी मौका मिलना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स में जाए। तो वार्म अप थ्रू लो इंटेंसिटी एक्टिविटी शुड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द वर्किंग मसल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। तो जब हम वार्म अप करते हैं तो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, तो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है मेन एक्टिविटी को करने के लिए। प्रॉपर वार्म अप यूजुअली इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर बाय 1 or 2 डिग्रीज। तो वार्म अप से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है विच इज गुड फॉर द मेन एक्टिविटी। आफ्टर ट्रेनिंग कूलिंग डाउन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम वर्किंग मसल्स टू वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर मेन एक्टिविटी करने के बाद कूल डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक पहुँचे। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है कि हर इंसान को रेस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वही टाइम होता है जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, राइट। तो ट्रेनिंग भी बहुत इंटेंस हो जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि एथलीट को पर डे अच्छा रेस्ट दिया जाए ताकि उसकी बॉडी रेजुविनेट हो सके, रिफ्रेश हो सके, रिपेयर हो सके। जैसे आप कंटिन्यूस अगर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे उसके बाद आपको नींद की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है ताकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी है रेस्ट कर सके। सो बॉडी रीजनरेट्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड बिकम्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंसीव्ड इन सच अ वे दैट देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट एंड इंटरवल बिटवीन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। अगर कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक बीच में दे सकते हैं ताकि जो बॉडी है वो रेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि हम कोई भी ट्रेनिंग करते क्यों है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते क्यों है, ताकि मार्क्स अच्छे आ सकें। वैसे ही जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सके। तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि ट्रेनिंग का जो फल है, मेहनत का जो फल है वो भी हमको मिले। द एपेक्स यानी द हाईएस्ट एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम इज टू एनेबल द स्पोर्ट्स पर्सन टू पुट अ बेटर परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन। तो ट्रेनिंग हम करते ही इसलिए ताकि जब मेन चीज़ हो, जो फाइनल एग्जाम हो या मेन कंपटीशन हो, हम उसमें अच्छा कर सके। तो ये जो प्रिंसिपल है एम करता है गारंटिंग गुड परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो ट्रेनिंग का ये तो मतलब है ही, ये तो एम है ही कि हम फाइनल जो परफॉर्मेंस है या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो, लेकिन इसका एक और गोल ये है कि हमारी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। जैसे हम बोलते हैं कि ये प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग का ये भी मतलब है, एम है कि जो प्लेयर है उसका जो फॉर्म है वो ज़्यादा टाइम तक बरकरार रहे। However, without implementation of other principles, this principle cannot be applied. लेकिन हाईएस्ट रिजल्ट हमको कब मिल सकता है, जब हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, हम लोड बढ़ा रहे हैं, हम आराम भी कर रहे हैं, हम वैरायटी भी दे रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल तभी होगा, मेहनत का फल तभी मिलेगा जब सभी चीज़ें फॉलो हो रही हों। लास्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। तो जैसे कि हमने बात करी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग के पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डेवलप थ्रू वेरियस ट्रेनिंग साइकिल सच एज मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। तो 3 साइकिल होती है, मैक्रो, मीसो और माइक्रो। मैक्रो सबसे बड़ी होती है, मीसो मीडियम होती है एंड माइक्रो जो होती है वो छोटी होती है। तो मैक्रो साइकिल होती है 3 से 12 महीने की, मीसो होती है 3 से 6 हफ्तों की और सबसे छोटी होती है माइक्रो साइकिल जो होती है 3 से 10 दिनों की। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसको आप याद ऐसे ही रखोगे कि आप खुद पे इनको अप्लाई करोगे कि आपको अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं आपको याद हो जाए।